हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है आप अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर गए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज 2। सीरीज 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो साइकोलॉजी के पेपर में आते हैं हर बार। ठीक है ना। और आज हम आपके सामने 10 नहीं बल्कि 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और शेयर जरूर करना है कि बहुत बेनिफिट आपको इन वीडियोस का मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट सभी को मिले, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और आज हम जो है ना 15 एमसीक्यू जो है आपसे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट क्या है जी पेपर में आते रहते हैं। वो किसी भी तरह के किसी भी लेवल का पेपर हो वो उसमें आते हैं साइकोलॉजी के। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रूल बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। आपको अब आप खुद के अपने भी जो है काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर ठीक किए हैं मेरे आंसर देने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए वेरी ब्रीफ मेमोरी, एक बहुत ब्रीफ मेमोरी क्या है जी, बहुत छोटी मेमोरी क्रिएट होती है इन ए स्प्लिट सेकंड साइट, वो क्या कहलाती है। ठीक है ना। इट इज कॉल्ड, जो कि मेमोरी जो क्रिएट होती है बहुत ही छोटे टाइम की ब्रीफ मेमोरी क्रिएट होती है स्प्लिट सेकंड साइट पे। ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं जी ए डबल टेक मेमोरी। क्या कहते हैं जिसको, ए डबल टेक मेमोरी कहते हैं, जो आपकी बहुत ही स्मॉल बहुत ही ब्रीफ मेमोरी क्रिएट होती है जब भी स्प्लिट सेकंड साइट होती है। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए हमारे पास कहते हैं जी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है ना। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड करती है। तो सपोज ये हमारा न्यूरॉन्स है। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। सेकंड न्यूरॉन्स जो हमारा यहाँ पे है। ठीक है। ये कहता है कि आपका जो न्यूरॉन्स है ना वो रेस्ट में कब है। ठीक है ना। रेस्ट का मतलब क्या है जी, जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है, तो उसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, वो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है जी हमारा -70 MB। ठीक है ना। जब हमारे मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो इतना चला जाता है, -70 MB चला जाता है, तो हमारा जो न्यूरॉन्स है जी वो क्या है, वो हमारा न्यूरॉन रेस्ट में होता है। ठीक है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी जैसे सपोज कोई भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन से आई है, न्यूरॉन जो है रेस्ट में था, -70 MB था। ठीक है ना। जब ये क्या है जी इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये अबाउट +40 MB चला जाता है। +40 MB क्या होती है हमारी, हमारा जो न्यूरॉन्स होता है उसकी एक्टिव पोटेंशियल होता है। लेकिन जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो कितना होता है जी, -70 MB। फ्लैशबैक आर experienced typically by patient who have अब्यूज दिस ड्रग। ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको लेने के बाद पेशेंट जो है ना फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ठीक है। जो पेशेंट है अगर मान लो उसने कोई ड्रग्स ली है तो उसको फ्लैशबैक का मतलब क्या जी, अपनी पीछे की लाइफ में चला जाता है, वो अपने एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, रियल एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाता है जी, निकोटिन, निकोटिन बिल नहीं है जी, निकोटिन नहीं लेके जाता। कैफीन चाहे तो हम पीते ही हैं, उसमें नहीं है। अल्कोहल भी इतना नहीं होता, लेकिन LSD, लेजिक एसिड डाइथेलमाइड, ठीक है ना, LSD बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है जी। ठीक है। जब भी कोई इसको लेता है तो क्या फ्लैशबैक में चला जाता है। ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, among the following is the chief inhibiting neurotransmitter। ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जी इनहिबिटर, होता है एक्सिबिटर। इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जी जो आपके इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक जाने में। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा चीफ इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है आपका। ग्लूटामेट नहीं है जी, नॉरडालाइन भी नहीं है, डोपामाइन भी नहीं है। गाबा आपका जो है क्या जी, वो गाबा आपका इनहिबिटर होता है। ठीक है। ऑल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और इनहिबिटर होता है हमारा गाबा। और चीफ इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये क्या है जी, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसको इंफॉर्मेशन पास आउट करने में
उसको इनहिबिट करता है। तो गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो हमारे ऑल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और नेचर में क्या होता है, वो इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एल्डर फर्स्ट बोन्स कंपेयर टू लेटर बोन्स आर यूजुअली, ये कहता है एल्डर की जो थ्योरी है पर्सनल साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग जो पहले बच्चा जो जन्मा होता है वो दूसरे बच्चा जो बाद में बच्चे जब पैदा होते हैं उनके कंपेयर में कैसा होता है। यस, आंसर है जी यहाँ पे हमारा बी, लेस ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। जो हमारा फर्स्ट बोर्न होता है ना, एज कम्पेयर टू हमारे लेटर बोर्न जो बच्चे होते हैं उनसे क्या है जी, लेस ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, वो न्यू एक्सपीरियंस को ज्यादा ओपन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है जी पर्सनल साइकोलॉजी। ठीक है ना, उसकी थ्योरी का नाम है पर्सनल साइकोलॉजी। इसने बर्थ ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छी सी बातें बताई है, ये थ्योरी भी आप कर सकते हैं। पर्सनालिटी की थ्योरी है पर्सनल साइकोलॉजी। द वेल नोन स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, ठीक है ना, कि इनमें से एक ऐसा है जिन्होंने क्या है जी स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था जी, ओबीडियंस के ऊपर था। ठीक है, ओबीडियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो प्रिजन्स के अंदर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो कौन था जी, वो था जी हमारा फिलिप जिम्बार्डो। फिलिप जिम्बार्डो ने ही स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था ओबीडियंस के ऊपर। ठीक है ना, ओबीडियंस के ऊपर क्या था जी, ओबीडियंस, सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ओबीडियंस, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ओबीडियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिम्बार्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, हमें जो है मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग किस किस के बीच में, चार ऑप्शन है हमारे पास, इनका क्या क्या उनका फंक्शन है वो हमें मैच करना है। आइए करते हैं। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस का जो मेन काम होता है ना, इस स्लाइड में अगर हम देखें वो क्या है जी, वो मॉनिटरिंग करता है जी, मॉनिटरिंग करता है किसकी, फूड इनटेक। जब भी हम फूड लेते हैं उसको जो मॉनिटरिंग करता है वो होता है जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही काम होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, दूसरा लेटरल हाइपोथैलेमिक डैमेज। हाइपोथैलेमस के ये दो पार्ट हैं जी, लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रीमेडियल हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, अगर हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस, इसको हम हंगर पॉइंट भी बोलते हैं, हंगर सेंटर बोलते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस को हम हंगर सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारे भूख भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सपोज जो पॉइंट हमारे भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो हमें क्या जी भूख ही नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस हंगर पॉइंट, हंगर सेंटर है, अगर वो डैमेज हो जाए तो हमारा ऑप्शन क्या है होगा जी, लीड टू रिफ्यूजल ऑफ फूड एंड स्टारवेशन। ठीक है ना, वो पॉइंट ही डैमेज हो जाएगा, उसको वो भूख लगेगी नहीं हमें, तो क्या होगा, हम स्टारवेशन से हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन है जी हमारा वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमिक डैमेज, VHVMH। ठीक है, वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमस, इसका काम होता है जी, इसका काम होता है जब हम भूख में खाना खा रहे हैं और हम जब हमारी भूख पूरी हो जाती है तो हमारा VMH हमें सिग्नल देता है कि अब आप ईटिंग को रोक दो। ठीक है ना, आपकी भूख पूरी हो चुकी है, अब खाना खाना रोक दो। ये काम कौन करता है जी, हमारा VMH करता है, वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमिक करता है, अगर ये डैमेज हो जाए। ठीक है ना, जो सपोज ये डैमेज हो जाए और क्या जी, हम खाना खाने से रुकेंगे ही नहीं। ठीक है ना, रुकेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारा एक्सेस कॉज एक्सट्रीम ओवर ईटिंग। ठीक है ना, कॉज ऑफ एक्सट्रीम ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा हम खाना खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, ये होता है जी। और लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा चेंज इन लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है जी, हमारा लेवल ऑफ ग्लूकोज में चेंज आता है तभी हमें क्या है जी, हंगर का फील होता है, रेगुलेट फीलिंग ऑफ हंगर। आई थिंक आपको ये इजी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी साथ साथ में करते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, और शेयर भी जरूर आपको करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा एग्नोसिया इन द इनएबिलिटी टू। एग्नोसिया क्या होता है जी, एग्नोसिया इज इज ए इनएबिलिटी टू। ठीक है, एग्नोसिया क्या होता है जी, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उसको बोलते हैं जी एग्नोसिया। ठीक है, उसको बोलते क्या है जी, एग्नोसिया। रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, एग्नोसिया होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पीपल
आर स्टडी रिपीटेडली एज दे ग्रो ओल्डर, दिस प्रोज ऑफ द स्टडीज कॉल्ड। ये कह रहा है कि हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं इसमें क्या, उसी के ऊपर हम रिपीटली स्टडी करते रहते हैं, जब क्या जी वो बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में के अंदर क्या होता है जी, इंडिविजुअल के ऊपर है ना लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट स्टडी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आज वो 1 साल का है, उसके ऊपर आज स्टडी की, कल नेक्स्ट वो ईयर यानी जब वो 2 साल का हो जाता है तभी उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जब वो 3 का होगा तभी उसके ऊपर स्टडी करें, उसको उन स्टडीज को क्या करें, हम कंपेयर करें। वो जो स्टडी कहलाती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल क्या होती है जी, एक बच्चा, एक हमने इंडिविजुअल लिया जो 1 साल का है, दूसरा इस साथ में लिए तो 2 साल का है, इसके जो है ग्रो होने की हमने वेट नहीं की, हमने दूसरा इंडिविजुअल ले लिया, वो होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, Which among the following school emphasize in the introspection as a method of study? ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्शन किसने ये इन्वेंट किया था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम जो है एज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं। कौन सा स्कूल है जी, वो हमारा स्कूल है जी स्ट्रक्चरलिज्म। मैंने इस स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर भी एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर भी डिस्कस है। उसी के अंदर जो है जी विल्हेल्म वुंट ने ये कहा था कि हम जो स्टडी का मेथड बहुत यूज करते हैं वो होता है जी इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, वो स्ट्रक्चरलिज्म की ही देन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनमाइलिनेटेड इंटरवल्स ऑन एक्सॉन्स आर कॉल्ड। ठीक है ना, ये हमारा एक्सोन है, ये जैसे सपोज ये हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ये हमारा एक्सोन है। ठीक है, एक्सोन के बीच में क्या होता है जी, ये माइलिनेटेड शीथ होती है। ठीक है, इसके बीच ये जो गैप है ना, ये वाला गैप जहाँ पर ये माइलिनेटेड शीथ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं जी, आइए देखते हैं। शेजवान सेल नहीं होता जी, ठीक है, माइलिन गैप नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, ये भी नहीं है, एक्सोनल अवॉइड नहीं है, तो नोड ऑफ रेनबोयर। नोड ऑफ रेनबोयर क्या होता है जी, इस बीच में जो गैप होता है हमारा एक एक्सोन के बीच में, एक माइलिन सिथियरी एक ईयरिंग के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनबोयर बोलते हैं जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ नोइंग समथिंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट दैट विल बी रिमेम्बर्ड but unable to retrieve the information at that point in time, this phenomena is called। ये कहता है कि हमें ये लगता तो है कि मुझे याद है, लेकिन वो क्या है जी, हम कॉन्फिडेंट है कि मुझे याद है, लेकिन उसको रिट्रीव, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में क्या है जी, हम उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं एट द मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, हमें ये लगता, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि अभी याद तो है ये चीज लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जी, टिप ऑफ टंग। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि टिप ऑफ टंग, यानी वो इंफॉर्मेशन हमारे टिप ऑफ टंग के तो ऊपर है लेकिन हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं TOT यानी टिप ऑफ टंग बोलते हैं जी। सप्रेशन रिप्रेशन ये हमारे क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, और इंटरफेरेंस क्या है जी, हमारा जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते किसी भी इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, वो इंटरफेरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, गुड रिकॉल ऑफ आइटम ऑफ बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। कोई लिस्ट है हमारे पास, 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई लिस्ट है। ठीक है ना, इस लिस्ट में जो बिगिनिंग के जो आइटम होते हैं उनको हम इजीली जो है रिकॉल कर पाते हैं, उसको उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम प्राइमेसी इफेक्ट, प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। रिसेंसी इफेक्ट किसको बोलेंगे, जो एंड के जो हमारे पास आइटम होते हैं अगर हम उनको इजिली रिमेम्बर कर पाए उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, एनेडोनिया पेशेंट शो। जो एनेडोनिया का जो पेशेंट होता है ना, एनेडोनिया क्या होता है जी, एनेडोनिया होता है जब हमारा इंटरेस्ट और हमारा प्लेजर हम लॉस करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी हमें ऐसे इंसान दिखते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई प्लेजर उनको नहीं फील होता, वो वाले इंसान को कौन से होते हैं जी, उनको होता है, उस बीमारी को बोलते हैं एनेडोनिया, एनेडोनिया बोलते हैं, जिसमें हम हमारे इंटरेस्ट और प्लेजर को खो देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है जी, कंसिस्टेंट
रिजल्ट। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी जो मेथड होता है वो कौन सी स्टडी के लिए बेस्ट होता है, कौन से टाइप ऑफ टेस्ट के लिए बेस्ट होता है, ये पूछ रहा है जी, ठीक है ना। वो होता है जी हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट के लिए। प्रोजेक्टिव इंटर स्कोरर क्या होता है जी, इसके अंदर इंटर स्कोरर देखा, इंटर और स्कोरर जो स्कोर करते हैं कोई भी टेस्ट का, जो स्कोर करने वाले हैं उनके बीच में एग्रीमेंट देखते हैं, ठीक है ना, कि एक स्कोर के लिए कितना कितना उनके बीच में एग्रीमेंट है, वो जो चेक करते हैं वो इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जस्ट सपोज हमारा रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट है, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट की जब हम रिलायबिलिटी चेक करेंगे तो हम उसकी इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी चेक करते हैं, ना ही तो हम उसकी टेस्ट रीटेस्ट कर सकते, ना ही उसकी स्प्लिट हाफ कर सकते, ऑल्टरनेट कोई दूसरा उसका बना ही नहीं है, तो वो जो रिलायबिलिटी हम नहीं कर सकते। बट जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी चेक करेंगे वो कौन से मेथड से करेंगे, वो इंटर स्कोरर मेथड से करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए वीडियो को रिपीट कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट जो है मिल सके। कल हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, तो उनके लिए वेट भी करना है, बट इनको भी जो है हमें बार बार स्टडी करते रहना कि पेपर नजदीक आ रहा है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।